हाँ जी, नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर हर्षित अनुरागी और आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन का एक एग्जाम्पल जिसका नाम है विटामिन बी7। दुनिया वाले इसे दो अलग नामों से भी जानते हैं, दैट इज बायोटिन और विटामिन एच। लेकिन जब भी हम तीनों नामों को एक साथ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि वासुदेवन की 10th एडिशन, लिपिनकॉट साउथ एशियन सेकेंड एडिशन, इसके अलावा हार्पर 32 एडिशन, तीनों की तीनों बुक में केवल एक ही नाम दिया गया है, दैट इज बायोटिन। तो तीनों के तीनों नाम लिखे किस बुक में गए हैं? तीनों के तीनों नाम आपको इंटरनल मेडिसिन के एक बुक है जिसका नाम है हैरिसन, एडिशन नंबर 21, पेज नंबर 2528 एंड वॉल्यूम नंबर 1। वहां पर आपको तीनों के तीनों नाम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हेडिंग आपको बायोटिन वहां भी मिलेगी। तो अभी तक मैंने जो भी बोला उसमें हमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि विटामिन बी7 के दो अलग नाम है, दैट इज बायोटिन और विटामिन एच। तो आगे बढ़ते हैं। बायोटिन एक ऐसा विटामिन है जो हार्पर के द्वारा दी गई विटामिन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करती है। सवाल ये है कि हार्पर ने ऐसी क्या डेफिनेशन दी है? तो हार्पर एडिशन नंबर 32, पेज नंबर 535 पर एक डेफिनेशन देती है, दैट इज कि vitamins are a group of organic nutrients। क्या? vitamins are a group of organic nutrients required in small quantities for a variety of biochemical reaction and it cannot be synthesized by the body and must be supplied within the diet। इसमें जो एक लाइन है, it cannot be synthesized by the body, इस लाइन को बायोटिन पूरी तरह से फॉलो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बायोटिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यानी कि ये वाली लाइन यहाँ पर गलत हो गई, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। लेकिन और जब कभी भी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से विटामिन का प्रोडक्शन हो, विटामिन की उसी हरकत को हम क्या बोलते हैं? इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन। जैसे विटामिन बी3 ट्रिप्टोफैन से बन जाता है, 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से 1 मिलीग्राम नियासिन बन जा रहा है। इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन। इसी तरह हम बोल सकते हैं विटामिन बी7 भी क्या है? इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन। इसके अलावा सवाल ये है, अगर ये एक इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन मतलब बॉडी के अंदर ही किसी भी तरीके से बन रहा है, तो क्या डाइट से विटामिन बी7 लेने की जरूरत पड़ती है? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और बायोटिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जितना भी बायोटिन का प्रोडक्शन लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया करते हैं, वो फीसेस के थ्रू क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो हमें क्या और एब्जॉर्प्शन उसका क्या होता है? बहुत ही कम लेवल पर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? डाइट से भी विटामिन बी7 लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में उसकी कोई कमी ना हो। तो इतनी बात हमें कंफर्म हो गई, इट इज एन एंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन और हमें क्या चाहिए? डाइट से भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा ये एक एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है। क्या है? एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है। क्यों? क्योंकि विटामिन बी7 कोएंजाइम की तरह काम करता है, एक एंजाइम के लिए जिसका नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो मैंने क्या बोला? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में विटामिन बी7 एक कोएंजाइम की तरह काम करता है। और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का काम क्या है? पायरुवेट को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वही एसिड है जो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़कर क्या करता है? एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़कर क्या बना देता है? सिट्रेट। और सिट्रेट कहाँ चला जाता है? क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है। क्या है? एनर्जी रिलीजिंग विटामिन है। इसके अलावा इसका एक एक्टिव फॉर्म है जिसका नाम है कार्बोक्सी बायोसिटिन। ये पेज नंबर 546 पर आपको एक डायग्राम बना होगा उसका कार्बोक्सी बायोसिटिन का, तब आपको वहां देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पहली लाइन जो लिखी गई है 546 पर बी7 के बारे में, उसमें आपको कार्बोक्सी बायोटिन देखने को मिलेगा। तो दोनों के दोनों नाम आपको याद रखने हैं, कार्बोक्सी बायोसिटिन में कार्बोक्सी बायोटिन, दोनों शायद दोनों का मतलब एक ही है। ओके। एक और फॉर्म होता है दैट इज बायोसिटिन। बायोटिन और लाइसिन का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्या? बायोसिटिन। और बायोसिटिन बायोटिन का एक ऐसा फॉर्म है जो मोस्टली फूड के अंदर पाया जाता है और प्रोटियोलाइसिस के दौरान क्या होता है? रिलीज हो जाता है। क्या होता है? रिलीज हो जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या डाइटरी सोर्स है जिससे हमें विटामिन बी7 मिल सकता है। एक है लीवर, इसके अलावा एग योक, सोयाबीन, पीनट, इसके अलावा इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड विटामिन हम बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन बी7। तो लीवर जो मैंने एग्जाम्पल बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसान का लीवर खा लो तब भी आपको विटामिन बी7 मिल जाएगा, या फिर किसी के भी लीवर खा लो, प्रॉपर अमाउंट में आपको बी7 सभी में बराबर नहीं मिलेगा। तो किस में कितना मिलेगा?
तो चिकन के लीवर में बायोटिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, बीफ के लीवर में कंसंट्रेशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि विटामिन B7 या बायोटिन या विटामिन H के बॉडी में क्या क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन अकॉर्डिंग टू हार्पर पेज नंबर 547 के अकॉर्डिंग है कि बायोटिन क्या करता है, सेल साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन सवाल है कैसे, तो बायोटिन क्या करता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्रोटीन्स है, उनके साथ क्या करता है, जुड़ जाता है, उनके साथ क्या करता है, जुड़ जाता है, और जुड़ कर क्या करता है, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। और बायोटिन का न्यूक्लियर प्रोटीन के साथ जुड़ना, इसी को हम बोलते हैं बायोटिनाइलेशन। क्या बोलते हैं, बायोटिनाइलेशन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बायोटिन क्या करता है, सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। इसके अलावा दूसरा फंक्शन इसका है डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बाय द एलिजा टेस्ट। इसके अलावा तीसरा फंक्शन हम बोल सकते हैं डीएनए लेबलिंग में यूज होता है। इसके अलावा चौथा फंक्शन क्या होता है, कोएंजाइम की तरह काम करता है फॉर सम कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्या मैंने बोला, कोएंजाइम की तरह काम करता है फॉर सम कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जैसे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। ये तीनों के तीनों जो एंजाइम हैं, ये क्लास ऑफ एंजाइम को बिलोंग करते हैं, जैसे दैट इज क्लास नंबर 6 जिसका नाम है लाइकेज। ये तीनों के तीनों एंजाइम क्या है, बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन करते हैं। तो अगर ये बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बायोटिन इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन भी कोई ना कोई करता होगा। तो कौन कौन है, दैट इज गामा कार्बोक्सिलेशन, जिसमें विटामिन के की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मैलिक एंजाइम, इसके अलावा हम बोल सकते हैं अमाइनो इमाइडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, क्या मैंने बोला, अमाइनो इमाइडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो प्यूरिन सिंथेसिस में काम आता है। इसके अलावा कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 और 2, 1 वाला यूरिया साइकिल में यूज होता है, सेकंड वाला पायरिमिडीन सिंथेसिस में यूज होता है। और दोनों के दोनों एंजाइम किसके एग्जांपल है, बायोटिन इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन के एंजाइम है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं, बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन कौन से हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसके अलावा प्रोपियोनाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। इसके अलावा बायोटिन इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन कौन से हैं, गामा कार्बोक्सिलेशन में, गामा कार्बोक्सिलेशन एग्जांपल है बायोटिन इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन का। इसके अलावा मैलिक एंजाइम, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 और 2, इसके अलावा अमाइनो इमाइडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड कार्बोक्सिलेज। तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को विटामिन B7 की कमी हो गई तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे और विटामिन B7 की कमी कैसे कैसे हो सकती है। तो हार्पर की बुक क्या कहती है, डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7 इज अननोन, या फिर डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन इज अननोन। मतलब क्या कि डाइट अगर आप ले रहे हो तो बायोटिन की कमी होने के कारण, मतलब डाइट अगर आप ले रहे हो तो बायोटिन की कमी होने का रीजन बहुत कम है। और वहाँ पर हार्पर की बुक में एक डिफिनेशन, वो एक मतलब बड़ी सी एक हेडिंग दी है कि डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन इज अननोन। उन्हें कुछ पता नहीं कि डाइट लेने के बाद भी बायोटिन की कमी हो सकती है। इसके अलावा इसी बात को हैरिसन की बुक पेज नंबर 2528 पर कहती है कि बायोटिन डिफिशियंसी ड्यू टू द डाइटरी इनटेक इज रेयर। इसके अलावा लिपिनकॉट साउथ एशियन सेकेंड एडिशन पेज नंबर 534 पर कहती है कि बायोटिन डिफिशियंसी डज नॉट अकर नेचुरली बिकॉज दिस विटामिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड। तीनों के तीनों जो बुक हैं, दैट इज हार्पर, लिपिनकॉट और जो भी अभी मैंने बोला हैरिसन, तीनों की तीनों बुक एक ही बात को कहती हैं कि डाइट लेने के बावजूद भी लगभग 1% से भी कम चांस है कि किसी को बायोटिन की कमी हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मूवी में बोलते हैं ना, आई लाइक यू, आई लव यू, आई मिस यू। शब्द अलग अलग है लेकिन भावना लगभग एक ही है, क्योंकि हम तीनों के तीनों शब्द एक ही इंसान के लिए यूज करते हैं। कहानी लाइक से स्टार्ट होती है और उसी मिस पर खत्म हो जाती है जिस मिस के लिए आप पहले पागल थे। लेकिन हार्पर की बुक 2 एक्सेप्शन भी देती है हेडिंग देने के बाद, डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन इज अननोन। इसके बाद 2 एक्सेप्शन भी देती है कि एक है टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, मतलब अगर कोई भी इंसान कई महीनों से मुंह से खाना नहीं खा पा रहा है, उसको डायरेक्ट ब्लड में न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, तो उसको विटामिन B7 की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई एग वाइट खा रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो उसको विटामिन B7 की कमी हो सकती है। तो एग वाइट में ऐसा क्या है जो विटामिन B7 की कमी कर रहा है, तो एग वाइट में क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है
जिसका नाम है एविडिन। एविडिन क्या करता है, बायोटिन के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के कारण क्या होता है, वो बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। बायोटिन के एब्जॉर्प्शन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिस कारण से बॉडी में विटामिन B7 की कमी हो जाती है। इसके अलावा लिपिनकॉट एक और रीजन देती है कि अगर आप एग वाइट बहुत देर से खा रहे हैं तो एग वाइट में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनेला इंटेरिका। क्या है, साल्मोनेला इंटेरिका। ये बैक्टीरिया कॉज करता है एक डिसीज जिसका नाम है साल्मोनेलोसिस। क्या, साल्मोनेलोसिस। तो दो रीजन हो गए एग वाइट के, एक तो साल्मोनेलोसिस, इसके अलावा दूसरा एविडिन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसलिए हमें एग वाइट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया एग वाइट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन कौन सा, कच्चा या पक्का? कच्चे का। क्यों? जब अंडा पकता है या फिर जब हम अंडे को उबालते हैं तब जो ये प्रॉपर्टी है एविडिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है और जो बैक्टीरिया, ये सब क्या हो जाता है, इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। और जब आप कच्चे अंडे खाते हो तब ये बिल्कुल इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम कच्चे अंडे नहीं खाने चाहिए। तो सपोज किसी भी व्यक्ति को विटामिन B7 की कमी हो गई तो क्या होगा, वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसे वो किसी के लिए पागल हो चुका है, मगर किस हद तक, जब वो ना हो तब भी उसके होने का एहसास हो, उसके छूने का एहसास हो, उसे उसकी बातें सुनने का एहसास हो। जो अभी मैंने बोला इसी को हम बोलते हैं क्या, हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन और इमेजिनेशन में थोड़ा फर्क है। इमेजिनेशन में हम पास्ट में बिताए गए किसी के साथ कुछ पलों को याद करते हैं, जैसे MS धोनी मूवी में साक्षी 13 फरवरी को शाम को कॉल करती है और कहती है कल तुम्हारे लिए क्या लूं। तब MS धोनी कहते हैं, MS धोनी क्या होती है, MS धोनी को पहली वाली की याद आने लगती है, प्रियंका की। और प्रियंका ने भी 13 फरवरी को कभी पूछा था कि कल तुम्हारे लिए क्या लूं, तब उन्होंने जवाब दिया था एक सुंदर सस्ती एंड टिकाऊ घड़ी। लेकिन उसके बाद प्रियंका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए MS धोनी ने कहा साक्षी से कि मैं ऐसा मनाता ही नहीं। तो ये हो गया इमेजिनेशन का एग्जांपल, मतलब MS धोनी ने पुरानी वाली को याद किया, पास्ट में बिताया गया किसी के साथ कुछ पलों को याद किया, वही तो इमेजिनेशन है। और हेलुसिनेशन क्या है, हेलुसिनेशन में जो भी होता है क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, पास्ट या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे एक एग्जाम्पल है, एक मूवी है जिसमें संजय दत्त को गांधी जी दिखते हैं, शायद उसका नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। उस मूवी में केवल संजय दत्त को गांधी जी दिखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उन्हीं को बस महसूस होते हैं। इसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। इसके अलावा दूसरा क्लिनिकल फीचर है विटामिन B7 की कमी का, फटीग। तो दो कंडीशन में फटीग हो सकता है, एक तो फेड स्टेट में और फास्टिंग स्टेट में। फेड स्टेट में कैसे होगा, फेड स्टेट में क्या होगा, अगर B7 की कमी है तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की भी कमी होगी, और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की कमी होगी तो क्या होगा, पायरुवेट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये क्रेब्स साइकिल भी कम चलेगी, और क्रेब्स साइकिल कम चलेगी तो एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी तो फटीग होगा। इसके अलावा दूसरा फास्टिंग स्टेट का रीजन दे सकता हूँ कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की क्या होगी, कमी होगी, और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, पायरुवेट को ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट करेगा, और ऑक्जेलो एसिटेट एक ऐसा फैक्टर या फिर सबस्ट्रेट है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी, यानी ग्लूकोज नहीं बनेगा फास्टिंग स्टेट में। जब ग्लूकोज ही नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो थकान होगी। इसके अलावा तीसरा है सेबोरिक डर्माटाइटिस। सेबोरिक डर्माटाइटिस रूक्स टेक्स्ट बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी कहती है कि इट इज अ कॉमन रिलैप्सिंग डर्माटाइटिस। मतलब क्या होता है, मतलब बार बार होने वाली डर्माटाइटिस को हम बोलते हैं रिलैप्सिंग डर्माटाइटिस। इसके अलावा ये दो कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, इसके अलावा दूसरा HTLV वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट जो होते हैं, दैट इज ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस से इन्फेक्टेड पीपल में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा सेबोरिक डर्माटाइटिस मेल में ज़्यादा कॉमन है, ठीक उसी तरह जिस तरह पेलेग्रा फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। सवाल ये पेलेग्रा फीमेल में ज़्यादा कॉमन क्यों है, क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, ज़्यादा, और एस्ट्रोजन क्या करता है, ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म क्या करता है, इनहिबिट करता है, और इनहिबिट कर देगा अगर ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म को, तो ट्रिप्टोफैन से B3 नहीं बन पाएगा, और B3 की जैसी कमी हुई तो वैसे ही पेलेग्रा हो गया। और इसीलिए शायद हार्पर की बुक पेज नंबर 543 पर कहती है कि इन मोस्ट आउटब्रेक्स ऑफ पेलेग्रा ट्वाइस एज मैनी वीमेन एज मेन आर अफेक्टेड
probably the result of inhibition of tryptophan metabolism by the estrogen metabolites. तो हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ विटामिन B7 डिफिशियंसी। तो पहला इन्वेस्टिगेशन है यूरिनरी बायोटिन कंसंट्रेशन का आप इन्वेस्टिगेशन करो। इसके अलावा सीरम एंड यूरिन प्रोपियोनिक एसिड लेवल का आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ विटामिन B7 डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन द ल्यूकोसाइट।